हेलो दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये आने वाले जेपीएससी मेंस, बीपीएससी मेंस, जो भी मेंस होने वाला है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 33 साल के बाद भारत सरकार ने जो है नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बताइए कि क्या फीचर्स है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के और ये कैसे डिफरेंट है जो 1986 में एक्ट था उससे कैसे डिफरेंट है। तो देखिए, सबसे पहले जो दोस्तों आपको कुछ कोटेशन या डेफिनेशन या मतलब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ऐसा कुछ रिपोर्ट जो अगर आपके पास है तो वो डालना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आपको ऐसा कुछ नहीं पता है तो आपको उससे संबंधित कुछ चीज़ों को स्टार्टिंग में पहले डालना चाहिए। तो मैंने क्या यहाँ पर डाला है, आप जानते ही हैं कि जो कंज्यूमर राइट है उसका प्रोटेक्शन जो है बहुत जरूरी है। किस चीज़ के लिए? सुशासन के लिए, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट इज साइना कुआ नन, इसका मतलब होता है इसेंशियल, बहुत जरूरी है। किस चीज के लिए? गुड गवर्नेंस के लिए। अब जो है कुछ करंट का डेटा आपके पास है तो डाल दीजिए, मेरे पास ये है। एज इंडिया इज बिकमिंग डिजिटल इकोनॉमी, चूंकि भारत जो है वो डिजिटल इकोनॉमी बन रहा है, 20% जीडीपी जो है वो अब डिजिटल हो चुकी है। और आप देख ही रहे हैं कि ई कॉमर्स के बाद जो है मतलब लॉकडाउन के बाद जो है ई कॉमर्स कितना ज्यादा बढ़ चुका है। तो ई कॉमर्स जो है ये टच करने वाला है $100 बिलियन बाय 2024। और जो पुराना अधिनियम था उसमें आप समझ ही सकते हैं कि उस समय उतना कंप्यूटराइजेशन नहीं था, तो ई कॉमर्स कहां से होगा। तो चूंकि जो है इंडिया डिजिटल इकोनॉमी बन रहा है, ई कॉमर्स इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो बहुत जरूरी हो गया था एक नया अधिनियम का। तो इसलिए भारत ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कब से? 20 जुलाई 2020 से। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब लागू हुआ। तो वो लागू हुआ दोस्तों 20 जुलाई 2020 को। अब इसमें कितने चैप्टर्स है वो मैंने बता दिया है। इट कंसिस्ट ऑफ 8 चैप्टर्स और कितने सेक्शन है? 170 सेक्शन। और ये किसको रिप्लेस किया है? पुराना जो 1986 का कानून था उसको रिप्लेस किया है। तो ये पार्ट जो हो गया इसको बोलते हैं भूमिका या इंट्रोडक्शन, ठीक है। और चूंकि हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें आप इतना लिख सकते हैं। अब आइए आप फीचर्स पे कि इसका जो है फीचर क्या क्या है। तो इसको जो है मैंने ऐसे दिखाया, आप सिंपल बॉक्स बना के भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है 6 प्रकार के अधिकार जो है कंज्यूमर्स को दिए गए हैं। उसके बाद जो है इसमें प्रोडक्ट लायबिलिटी है, मतलब पहले जो अगर आपका सामान खराब हो जाएगा तो उसकी लायबिलिटी नहीं थी। अभी आप देखते होंगे कि अगर आपका सामान खराब है तो उसको तुरंत रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। तो ये अधिनियम की वजह से ही है। अगर हम कुछ अमेजन, फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं और उसमें कुछ भी दिक्कत आया तो देखते हैं ना, तुरंत वो रिप्लेस हो जाता है। तो मतलब वो इसकी वजह से है। फिर ई कॉमर्स, अब जैसे मैंने बताया कि जो है इंडिया में डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रहा है, ई कॉमर्स बढ़ रहा है, तो उसको इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी पुराने अधिनियम में, 1986 में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन किया गया है और एक कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन का भी गठन का बात इसमें किया गया है, ठीक है। और इसमें जो है कंज्यूमर को किस में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 7 में, जो कि गुड्स और सर्विसेज को सेल्फ यूज के लिए, यहां पे आपको ध्यान देना है कि कंज्यूमर कौन कहलाएगा? जो अपने जो है उसका इस्तेमाल करेगा, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। ये नहीं कि और आगे बेचने के लिए, नहीं। कंज्यूमर वही डिफाइन होगा जो खुद के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। तो अब चलिए हम इसका फीचर्स देखते हैं। तो पहला जो है इसमें क्या होगा? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। इसका काम क्या होगा कि ये प्रमोट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और जो कंज्यूमर का अधिकार है उसको जो है इन्फोर्स करवाएगा। उसके बाद साथ ही साथ ये कंज्यूमर राइट, मतलब जो उपभोक्ता का अधिकार का अगर हनन होता है तो उसको उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन करेगा। और एक चीज और है कि पहले कंप्लेन करने पे ही मतलब ये इसको अधिकार था कि ये देख सकता है, लेकिन अब ऐसा है कि अगर इसको ऐसा न्यूज मिलता है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी है जो गलत कर रही है तो ये सुओ मोटो खुद से भी एक्शन ले सकता है। साथ ही साथ जो भी मतलब गड़बड़ी करेंगे उस पे ये पेनल्टी लगा सकता है, मैन्युफैक्चरर पे, इंडोर्सर पे, पब्लिशर पे। और इसमें यह भी प्रावधान है कि जैसे आप देखते हैं ना कि जो सेलिब्रिटीज हैं वो कभी कभी कुछ गलत चीजों को प्रमोट करते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है।
उसके बाद जो है इसमें 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं कंज्यूमर्स को। खैर ये अधिकार तो जो है पुराने जो 1986 एक्ट था उसमें भी जो 6 प्रकार के अधिकार थे, तो ये डिफरेंट नहीं है, पहले वाले में भी था। लेकिन ये अलग है दोस्तों, क्योंकि पुराने वाले में जो है कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। ये पहली बार जो है सेंट्रल अथॉरिटी का गठन किया गया है, क्योंकि एक ओवरऑल सर्वा होना चाहिए ना, जो हर चीज को देखे, उससे रिलेटेड चीज को देखे। तो पहला जो है कि राइट टू प्रोटेक्शन, ठीक है, संरक्षण का अधिकार। किससे संरक्षण करना है? अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे जो है सामान और सेवाएं जो कि इंजूरियस हैं हेल्थ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, जानकारी होनी चाहिए किस चीज की, कितना क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा बात क्या है कि भाई हमारे को जो है प्रॉब्लम कहीं कहां पे करें, रिड्रेसल प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। कंट्री में क्या है, बहुत जगह आप देखेंगे कि रिड्रेसल प्रॉब्लम है ही नहीं, कहां कंप्लेन करें, कुछ है ही नहीं। तो अगर अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद राइट टू चॉइस है, ठीक है, कि हमको जो है ये अधिकार है कि हम अपने हिसाब से अलग अलग चीज चुन सकते हैं। राइट टू बी हर्ड है, मतलब कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उसको सुना जाना चाहिए। और जो राइट टू बी हर्ड है और जो राइट टू रिड्रेसल है, ये दोनों मिलता जुलता है। और लास्ट में जो है राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस है। तो ये 6 प्रकार के अधिकार जो हैं वो इसमें दिए गए हैं, और इसको याद करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बार बार 5 बार 6 बार करेंगे तो जो है मतलब ये याद हो जाएगा। राइट टू प्रोटेक्शन, ठीक है, संरक्षण का अधिकार। किसके अगेंस्ट? मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि इंजूरियस हो सकते हैं हेल्थ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, जानकारी होनी चाहिए ना भाई साहब, क्वालिटी की, क्वांटिटी की, प्योरिटी की, स्टैंडर्ड की। उसके बाद जो है राइट टू रिड्रेसल, हमको कहाँ कंप्लेन करना है, ठीक है, वो भी जगह, वो भी चीज होना चाहिए। उसके बाद चॉइस का, फिर कंज्यूमर इंटरेस्ट को सुनना है कि भाई कंज्यूमर क्या चाहता है, और फिर कंज्यूमर को और भी अवेयरनेस बढ़ाना है। अब देखिए, अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि पहले जो है 1986 वाला, उसमें क्या होता था, कंज्यूमर कोर्ट होता था। लेकिन यहां पे क्या प्रावधान है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। कंज्यूमर कोर्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, काम वही रहेगा लेकिन नाम इसका चेंज हो गया है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अब इसमें भी संशोधन हुआ, पहले इस चीज को समझिए कि इसमें बोला गया था क्या, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है 1 करोड़ तक का जो आप कंप्लेन कर सकते हैं, स्टेट पे जो है 10 करोड़ का कर सकते हैं, और सेंट्रल लेवल पे 10 करोड़ से ऊपर का, पहले ये बोला गया था। लेकिन इसके चलते क्या होने लगा ना, कि डिस्ट्रिक्ट में इतना ज्यादा केस आने लगा कि फिर जो काम ही जो है ठप पड़ गया। तो इस जो लिमिट है इसको फिर अमेंड करके घटाया गया है। तो ये बहुत लोग जो है मतलब इसको नहीं नोटिस किए हैं, तो इसको नोटिस करना है दोस्तों, कि एक तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बना, वो तो चलो ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे कितने करोड़ तक का, 1 करोड़, स्टेट पे कितना, 10 करोड़, और सेंट्रल पे 10 करोड़ से अधिक। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है केसेस काफी ज्यादा आने लगी, तो फिर अमेंडमेंट किया गया, सुधार किया गया है। क्या सुधार किया गया, जैसे मैंने यहां पे लिखा भी है, बट दिस कॉज्ड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन लीडिंग टू राइज इन पेंडिंग एंड डिस्पोजल ऑफ केसेस। तो गवर्नमेंट ने क्या सुधार किया 2021 में, अब जो है, और ये जो रुपए वाला मैटर है ना, कि ये यहां तक देख सकते हैं, ये यहां तक देख सकते हैं, उसके लिए एक टर्म है जो आप जान के रखिए, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। दोस्तों हम जो है इंग्लिश का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम लोग जो है ये एग्जाम दे रहे हैं, ये टॉपिक जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो आपको जो है मतलब कीवर्ड्स इस्तेमाल करने ही करने हैं। तो देखिए, पहले डिस्ट्रिक्ट पे कितना था, 1 करोड़ तक का आप कंप्लेन कर सकते थे, लेकिन अब जो है उसको घटा के कितना कर दिया गया है, 50 लाख। स्टेट पे था कि आप जो है 10 करोड़ तक का कर सकते हैं, लेकिन उसको घटा के कर दिया गया है 50 लाख से 2 करोड़, और जो सेंटर है इसमें 2 करोड़ से ज्यादा, ठीक है। तो ये बदलाव जो है 2021 में किया गया दोस्तों। उसके साथ ही साथ जैसे मैंने बताया, ई कॉमर्स को भी इंक्लूड किया गया है। ई कॉमर्स से संबंधित जितने भी मैटर्स हैं वो सब के सब जो है इसमें आएंगे, और जैसे ऑफलाइन सेलिंग का जो भी प्रावधान है वो सब आपको ई कॉमर्स में एक्सटेंड होगा। तो मैंने वही लिखा है कि दिस एक्ट डील्स विथ ऑल इश्यूज related to e-commerce and instruct online seller to sort out problem within 24 hours। और कोर्ट गवर्नमेंट जो है प्रोसेस में है कि जो ई कॉमर्स वाला ई कॉमर्स रिटेलर है वो लोग क्या करें, एक ग्रीवेंस ऑफिसर,
एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन रखे 24/7 कोऑर्डिनेशन के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ। मतलब ई कॉमर्स का तो जो इंक्लूड किया ही गया है, साथ ही साथ इसमें और भी नई चीजों को ऐड किया गया है, ताकि क्योंकि आप जानते हैं कि ई कॉमर्स में कितना मतलब झोलझाल और घपला होता है, तो ई कॉमर्स को और बेहतर करने के लिए कस्टमर्स के लिए इसमें जो है प्रावधान किए गए हैं कि जो ई कॉमर्स रिटेलर्स हैं वो एक ग्रीवेंस ऑफिसर रखें, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखें और एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन रखें। अच्छा, एक चीज और, जैसे पहले अमेजन और फ्लिपकार्ट क्या करता था कि मान लीजिए वो सामान बेच रहा है और सामान में कोई डिफेक्ट आया, तो ई कॉमर्स अमेजन बोलता था कि हम क्या करें, हम तो बस सामान बेचते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसमें जो है लायबिलिटी केवल बनाने वाले की नहीं है, मैन्युफैक्चरर की नहीं है, बल्कि जो सामान को बेच रहा है उसकी भी है। तो ये बहुत अच्छा किया गया है, ठीक है, क्योंकि आप अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसका सामान आप क्यों बेचेंगे। तो इस वजह से जो है जो ई कॉमर्स रिटेलर है, अमेजन, फ्लिपकार्ट और अलग अलग जो कंपनियां हैं जो कि ई कॉमर्स करती हैं, उनको बोला गया कि भाई साहब अगर सामान गलत निकलेगा ना तो आपको भी पनिश किया जाएगा, आप पे भी जो है पेनल्टी लगाया जाएगा, ठीक है, आप भी लायबल रहेंगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले जो है प्रोडक्ट लायबिलिटी नहीं इंक्लूडेड था, लेकिन अब जो है इसको बताया गया है कि अगर प्रोडक्ट के चलते किसी भी प्रकार की हानि होती है तो फिर जो है मतलब जो मैन्युफैक्चरर है और जो रिटेलर है उनको जो है कंपनसेट करना पड़ेगा। इट इज डिफाइंड एज द रिस्पांसिबिलिटी टू ऑफ आइदर द प्रोडक्ट सेलर और द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर टू कंपनसेट द कंज्यूमर फॉर एनी हार्म कॉज्ड बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव और डेफिशिएंट प्रोडक्ट। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट ये जो है बदलाव किया गया है। साथ ही साथ है दोस्तों जो है अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म, कि अगर मान लीजिए कि जो कंज्यूमर है और जो मैन्युफैक्चरर है वो कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, तो इसमें जो है मेडिएशन का जो है प्रावधान है कि ठीक है, जो भी नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन दे के जो है मामला को रफा दफा किया जा सकता है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। बाकी और भी कुछ प्रावधान देख लीजिए, जैसे कि मैंने बताया कि पेनल्टी है किस चीज के लिए, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अगर आप गलत एडवर्टीजमेंट डाल रहे हैं तो फिर आपको जो है फाइन होगा। उसके बाद 5 लाख तक कंप्लेन किया जाएगा तो उसके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। उसके बाद यहां पे ये भी प्रावधान है कि आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, पहले तो खैर ये चीज था ही नहीं। और उसके बाद बायर जो है उसको ये प्रिविलेज है, पहले क्या था कि आप कंप्लेन कहां कर सकते हैं, आप कंप्लेन वहीं कर सकते हैं जहां पे जो सेलर है उसका हेडक्वार्टर है, लेकिन अब बायर या तो अपने प्लेस ऑफ वर्क या रेसिडेंस से कर सकता है। ये भी मतलब बहुत ही अच्छा कदम है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की भी बात कही गई है। हालांकि इसका भी गठन नहीं हुआ है लेकिन बात कही गई है। तो इतना सारा पॉइंट लिखने के बाद जो है आप मिसलेनियस प्रोविजन में ऐसा डाल सकते हैं। एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या क्या डाला। यहाँ पे हमने पहले बात किया सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, और जिसमें जो है हमने बताया कि उसको क्या क्या अधिकार है। फिर 6 जो राइट्स है कंज्यूमर के उसके हमने बात की। उसके बाद जो है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन, यानी कि जो अभी कोर्ट्स है ना, मतलब कंज्यूमर कोर्ट जो है उसका जगह जो लेगा वो CDRC लेगा। और पहले जो है प्रावधान था कि डिस्ट्रिक्ट जो है 1 करोड़ तक मैटर देखेगा, स्टेट जो है 10 करोड़ तक देखेगा, सेंटर 10 करोड़ से ऊपर देखेगा। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें बहुत ज्यादा केसेस आने लगे, पेंडेंसी होने लगी, तो अब इसको 2021 में बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है दोस्तों, कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो 50 लाख तक ही देखेगा, जो स्टेट है वो 50 लाख से 2 करोड़ तक देखेगा, और जो सेंटर है वो 2 करोड़ से ऊपर देखेगा। और ये जो मॉनिटरी टर्म्स में जो लिमिटेशन है इसको क्या बोलते हैं, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है, ये टर्म आपको ध्यान देना है दोस्तों। और ई कॉमर्स में जो है जैसे मैंने बताया कि पहले जो है सेल जो करता था वो सीधे अपना पल्ला झाड़ लेता था कि हम क्या करें, ठीक है, मैन्युफैक्चरर गलत दिया तो हम क्या करें। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो सेलर है और जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर पे तो पहले से ही था, लेकिन जो अब जो सेलर है वो भी इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ ई कॉमर्स पहले इंक्लूडेड नहीं था, उसको लाया गया है। और अब इसको और भी, क्योंकि ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा झोलझाल हो रहा है, तो ई कॉमर्स कंपनी को बोला गया है, रिटेलर्स को बोला गया कि आपको एक ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है, और एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहे। साथ ही साथ इसमें प्रोडक्ट लायबिलिटी लाई गई है कि अगर कंज्यूमर को किसी प्रकार का नुकसान होता है डिफेक्टिव या डेफिशिएंट प्रोडक्ट से, तो उसका जो है भरपाई सेलर और मैन्युफैक्चरर करेगा।
साथ ही साथ यहां पे अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म है कि अगर कंज्यूमर और जो भी मतलब सेलर या मैन्युफैक्चरर है वो अगर चाहे तो कोर्ट के बाहर भी जो है समझौता कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कोर्ट का चक्कर भाई साहब, बाबू भाई, मतलब चक्कर लगाते रह जाओगे। फिर मिसलिनियस प्रोविजन क्या है यहाँ पे कि अगर कोई सेलिब्रिटी गलत इंडोर्समेंट करता है, गलत एडवर्टाइजमेंट करता है तो उस पर भी 10 लाख तक फाइन हो सकता है। उसके बाद जो कंज्यूमर अगर 5 लाख तक कंप्लेन करता है उस पर कोई फीस नहीं लगेगी। ऑनलाइन कंप्लेंट का प्रावधान है। बायर को पहले जो है भाई दूर जाना पड़ता था कंप्लेन करने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो अपने प्लेस ऑफ वर्क और रेसिडेंस पे जाके कंप्लेन कर सकता है। और इसमें बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, हालांकि अभी इसका गठन नहीं हुआ है। तो अब उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अब डिफरेंसेस क्या है। तो एक साइड जो है आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लिख दीजिए और एक साइड जो है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लिख दीजिए। और ये जो है मैंने ये दृष्टि से लिया है दोस्तों। तो इसमें जो है कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, इसमें जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। इसमें प्रोविजन लिखे कि क्या क्या है। इसमें जो है प्रोडक्ट लायबिलिटी के लिए कोई प्रोविजन नहीं था। इसमें जो है एकदम अगर उसको हार्म हो रहा है तो वो कंपनसेशन लेगा अपना। ई कॉमर्स तो भाई उस समय कंप्यूटर ही नहीं था 1986 में इंडिया में, तो फिर ई कॉमर्स कहां से आएगा, तो नॉट इंक्लूडेड था। और यहां पे है कि जो भी ऑफलाइन सेलिंग के लिए जो भी एप्लीकेबल है वो ई कॉमर्स के लिए भी वही सब नियम जो है लागू होगा। उसके बाद कंप्लेन पहले कहां फाइल कर सकते थे, पहले जहां सेलर का ऑफिस है वहां जाकर कंप्लेन कीजिए, लेकिन अभी जो है आप कहां कंप्लेन कर सकते हैं, आपका तो ऑनलाइन है। प्लस आप चाहें तो आप जहां रहते हैं या जहां काम करते हैं वहां पे जो आपका CDRC है, मतलब जो कंज्यूमर कोर्ट का जगह लेगा CDRC, वहां पे जो है आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो मनी वाला है, ये देखिए ये मैंने बताया है 1986 में वाला पहले बताया है। तो पहले तो जो है आप समझ ही सकते हैं 20 लाख उस समय जो है समझ लीजिए कि करोड़ रुपया के बराबर होगा 1986 में। तो पहले था डिस्ट्रिक्ट पे 20 लाख, स्टेट पे 20 लाख से 1 करोड़, नेशनल पे 1 करोड़। तो इसको जो है कानून में कितना किया गया, पहले डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़, स्टेट में 1 करोड़ से 10 करोड़, नेशनल में 10 करोड़ से ऊपर। लेकिन अब 2021 में संशोधन करके कितना कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट पे 50 लाख, स्टेट पे 50 लाख से 2 करोड़, नेशनल पे 2 करोड़ से ऊपर। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये था 1986 में। देखिए 1986 में ऐसा था कि डिस्ट्रिक्ट पे आप कंज्यूमर कोर्ट में 20 लाख तक का केस पे जा सकते हैं, स्टेट पे 20 लाख से 1 करोड़ और नेशनल में 1 करोड़ से ऊपर। लेकिन इसको बदलाव करके कितना किया गया, डिस्ट्रिक्ट पे 1 करोड़, स्टेट पे 1 करोड़ से 10 करोड़, नेशनल पे 10 करोड़ से ऊपर। लेकिन चूंकि बहुत सारे केसेस आने लगा और काम ठप होने लगा तो फिर 2021 में संशोधन किया गया। और अब क्या है कि डिस्ट्रिक्ट पे आप 50 लाख तक का कंप्लेन कर सकते हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मतलब स्टेट वाले जो है उस पर कर सकते हैं 50 लाख से 2 करोड़ का, और 2 करोड़ से ऊपर जो है वो आप नेशनल लेवल पे। साथ ही साथ अब लास्ट में आपको कंक्लूजन भी लिखना जरूरी है। ठीक है, तो कंक्लूजन में कुछ अच्छा चीज लिखना होता है। तो देखिए अभी तक क्या था, जो 1986 वाला क्या था, जागो ग्राहक जागो, मतलब ग्राहक को जागने बोल रहा था। लेकिन अब क्या बोल रहा है, जागो विक्रेता जागो, जो बेच रहे हैं उनको भाई सावधान रहना है कि अगर गलत चीज बेचें तो फिर जो है बैंड बच जाएगा। तो वही लास्ट में मैंने लिखा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है कैन बी ट्रांसफॉर्मेशनल, अगर इसको लेटर स्पिरिट में जो है वो लागू किया जाए। आप तो जानते ही हैं कि भारत में यार एक से बढ़कर एक नियम कानून अधिनियम है, लेकिन जब जमीन पे आप देखेंगे तो उसका ठीक से जो है इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है और इसके चलते प्रॉब्लम होता है। तो लास्ट में अब लिख दीजिए कि इट प्रोमिसेस टू चेंज द स्लोगन। पहले क्या था, जागो ग्राहक जागो, तो उससे क्या चेंज करना है, जागो विक्रेता जागो, और बिवेयर मैन्युफैक्चरर बिवेयर। ठीक है, और ऐसा कुछ हिंदी कोड दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब होता ना प्रतिबंध नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों अब आपके समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या डिफरेंस है। इसमें जो है कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, इसमें जो है CCPA है, इसमें जो है प्रोडक्ट लायबिलिटी का मतलब प्रोविजन नहीं था कि अगर सामान आपका गलत है तो उसको रिप्लेसमेंट का कुछ वैसा नहीं था। इसमें जो है मतलब सामान का नहीं, मतलब कि प्रोडक्ट लायबिलिटी है कि अगर आपको नुकसान पहुंचता है प्रोडक्ट से तो उसका कुछ कंपनसेशन का नहीं था, प्रोडक्ट की वजह से उसको इंक्लूड किया गया है। ई कॉमर्स तो खैर उस समय होने का चांस ही नहीं था।
कंप्लेन कहाँ फाइल हो सकता है? कंप्लेन फाइल हो सकता है बायर के जहाँ रेसिडेंस है या वर्किंग प्लेस है वहां के कोर्ट में हो सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि भाई ऑनलाइन कंप्लेन का बात कर दिया गया है, तो फिर सोचना ही क्या है। उसके बाद जो है पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन में पहले तो बहुत कम था, पहले बदलाव किया गया 1 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन इस पे भी जो है प्रेशर होने लगा, तो अमेंडमेंट करके जो है डिस्ट्रिक्ट पे 50 लाख, स्टेट पे 50 लाख से 2 करोड़ और नेशनल पे 2 करोड़ से ऊपर। और लास्ट में कंक्लूजन डालना है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 ये ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकता है अगर इसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया जाए। और लास्ट में लिख देना है कि इट प्रोमिसेस टू चेंज द स्लोगन ऑफ जागो ग्राहक जागो टू जागो विक्रेता जागो और बीवेयर मैन्युफैक्चरर बीवेयर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो है आइडिया लगा होगा कि कैसे हम लोग को आंसर लिखना है और अच्छे मार्क्स लेने हैं। चलिए दोस्तों, हर नेगेटिविटी से दूर रहिए और अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। और ऊल जुलूल यूट्यूब से और न्यूज़ से जो है दूर रहिए, क्योंकि हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, उसका प्रभाव माइंड पे पड़ता है, माइंड डिस्टर्ब होता है और फिर पढ़ने का मन नहीं करता। इसलिए चुपचाप जो है अपना जो सिलेबस देखिए, क्या मेरा कंप्लीट है, क्या कंप्लीट नहीं है, और पढ़ाई कीजिए, नई नई चीज़ों को सीखिए, समझिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। और एजुकेशन में जो है दोस्तों छुपाना नहीं चाहिए, जो आप जानते हैं उसको बताना चाहिए, उससे नॉलेज बढ़ता है। जब भी किसी चीज़ को पढ़ें, जैसे अभी आपने इस चीज़ को पढ़ा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि भाई देखो इसका ऐसा ऐसा पॉइंट लिखा जा सकता है, उनको भी अच्छा लगेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।